नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण क्लासेस पर। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो है हमारी रुचिरा प्रथम भाग, जो हमारे 6th क्लास में लगी हुई है। छठी कक्षा में जो हमारी पुस्तक लगी हुई है कौन सी है? रुचिरा प्रथम भाग। तो हमसे ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि रुचिरा शब्द का अर्थ क्या है, या फिर छठी कक्षा की पुस्तक है उसका नाम क्या है। तो ये हमारा है रुचिरा प्रथम भाग। अगर यहीं पर 7वीं की होती तो द्वितीय भाग हो जाता, और 8वीं की होती तो रुचिरा तृतीय भाग हो जाता। इस प्रकार से भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हमें विशेष रूप से पता होना चाहिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम एक ही क्लास में, मतलब कि छठी कक्षा की हम ज़्यादा क्लासेस नहीं करेंगे। एक ही क्लास के अंदर अंदर हम सारे वो टॉपिक कवर कर लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा वही चीज़ें हम NCERT से पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़, चाहे वो एस्टेट का कोई और टॉपिक हो, तब भी हम नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा छठी कक्षा की NCERT शुरू होती है उसमें सबसे पहले होता है स्टार्टिंग वर्ण विच्छेद और वर्ण परिचय से। तो यहाँ पर वर्ण परिचय हमें पता ही है। मतलब जब हमारी छठी कक्षा की जो पुस्तक हमारी शुरू होती है तो मैं उसमें सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो छठी क्लास में है, कौन कौन से पाठ है। तो ये देखिए आप सभी, पहला पाठ है हमारा शब्द परिचय का। शब्द परिचय 1, शब्द परिचय 2 और शब्द परिचय 3। ये तीनों शब्द परिचय दिए गए हैं कि एषः कः, एषः चषक है, मतलब पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय इसमें दिया गया है। ये बिल्कुल इजी लेवल का है, क्योंकि यहाँ पर छठी में बच्चों की स्टार्टिंग ही होती है पढ़ने की। इसलिए हम इनके ऊपर अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये विशेष रूप से ना ही हमसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करेंगे, और ये सभी को आता है। जो ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है उन सभी को ये चीज़ें आ जाती है, तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे। इसके बाद है चतुर्थ पाठ। इसमें विद्यालय है का वर्णन दिया हुआ है। इसमें क्या विशेष हमें याद रखना है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने वही टॉपिक उठा रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। पंचम है पाठ में वृक्षा है, समुद्र तट है, बकस्य प्रतिकार है, और अष्टम पाठ में सुक्ति स्तंभ है। सुक्तियों से संबंधित भी हमसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कोई सुक्ति दे दी जाती है तो मतलब अगर कोई पुस्तक से रिलेटेड सुक्ति पूछी जाती है तो ये हमसे ये पूछ लिया जाता है कि ये किस कवि के द्वारा कही गई है या कौन सी पुस्तक में है। लेकिन यहाँ पर हमें सुक्ति स्तंभ का मीनिंग से सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो सुक्तियाँ दी गई है उसका अर्थ क्या है। यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि किस कवि ने दी है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया गया है NCERT के अंदर कि ये सूक्ति इस कवि के द्वारा दी गई है। 9वां पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा, कृषिका क्रमवीरा। 11 पाठ है दसमः तवम असि। 12 पाठ है विमान यानम रचयामः। 13 है पाठ है अहह आहह च। और प्रीसिस्टम में है ये जो व्याकरण में क्या क्या है कि कारक है, शब्द रूप है, धातु रूप है। ये जब हम व्याकरण के अलग से टॉपिक करेंगे तभी समझेंगे। पहले हमें इनके ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जब हम व्याकरण के करेंगे तभी इनको साथ में ही लेते चलेंगे, अलग अलग हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक शुरू होते हैं वो होते हैं वर्ण विच्छेद और वर्ण परिचय से। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद होता क्या है। ये मुझे लगता है कि सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ एक कैंडिडेट होते हैं, कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि वर्ण संयोजन क्या होता है या वर्ण विच्छेद क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ण संयोजन क्या होता है। संयोजन का अर्थ होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना। कि शब्द अलग अलग हमें दिए गए होंगे और उसको हमें क्या करना है? संयोजित करना है। क्या करना है? संयोजित करना है, इकट्ठा करना है। जैसे यहाँ पर नाम लिख दिया गया, संस्कृत शब्द लिखती हूँ मैं, तो यहाँ पर से हलंत आएगा, हलंत नहीं होगा, ये से प्लस मैं हमारा हलंत होगा क्योंकि अनुस्वार है, और सम से ये हलंत होगा, प्लस में क ये भी हलंत होगा, प्लस री प्लस त। संस्कृत
तो यहाँ पर जो संस्कृत है ये इस प्रकार से हमें दिया गया होगा और हमें कहा जाएगा कि वर्ण संयोजन कीजिए। तो यहाँ पर वर्ण संयोजन क्या करना है हमें, फिर इसका ये जो लिखा हुआ है इसको क्या करना है, इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने से ये क्या बन जाएगा, संस्कृत। यहाँ पर ए भी आएगा तय के बाद, संस्कृत। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, जैसे विद्यालय उठा लेते हैं, विद्यालय। तो यहाँ पर वह प्लस ई, क्योंकि छोटी ई आएगी इसलिए यहाँ पर छोटी ई, वी द आ विद्यालय, ये नहीं आएगा, क्षमा करना मुझे, द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस ए प्लस य, विद्यालय प्लस ए। मतलब ये इस प्रकार से हमें दिया जाएगा और हमसे वर्ण संयोजन करवाया जाएगा। तो वर्ण संयोजन ये पूरा रूप क्या बन जाएगा, पूरा रूप बन जाएगा ये विद्यालय, विद्यालय। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि वर्ण संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो देखिए वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, जैसे अभी हमने अलग अलग अक्षरों को एक साथ मिलाया था, वैसे ही हमें वर्ण विच्छेद किसका करना होगा, एक वर्ण दे दिया जाएगा। जैसे हम करते हैं, रुचिरा उठा लेते हैं, रुचिरा, ये शब्द हमें दे दिया जाएगा और फिर हमसे कहा जाएगा कि इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, वर्ण विच्छेद में यहाँ पर रै है तो रै हमारा हलंत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊ है और जहाँ स्वर मिला होता है तो जिस व्यंजन के साथ स्वर मिला हुआ होगा तो वो व्यंजन क्या होगा, आधा होगा, तभी उसके अंदर स्वर मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ऊ है हमारा रुचिरा, तो ये हमारा हो जाएगा ऊ, ये छोटा ऊ होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा छोटा ऊ हो जाएगा। प्लस में च पहले आएगा, क्योंकि रुचिरा, आपको प्रोनाउंसिएशन करके देखनी है इसकी, रुचिरा, ना कि ई पहले आ रही है, च पहले आ रहा है हमारा, तो ये च हमारा हो जाएगा हलंत। प्लस में ई कौन सी है, छोटी है। प्लस में रै भी हलंत होगा क्योंकि इसके बाद आ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से वर्णों का विच्छेद किया जाता है रुचिरा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जिनको आता है वो थोड़ा स्किप करके आगे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन नहीं आता वो ये क्लास, मतलब ये वीडियो उसके लिए भी है कि स्टार्टिंग की। वैसे हम इस क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे, 6th क्लास की जो हमारी NCERT लगी हुई है, इसलिए अंत तक बने रहे। कहीं आप ये सोचो मैम तो बिल्कुल बच्चे वाली चीज़ें उठा करके बैठ गई है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, माता। तो यहाँ पर जो माता शब्द है, माता कैसे बनेगा, इसका विच्छेद कैसे होगा, मैं आएगा और मैं कैसा आएगा, हलंत, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो आधे होते हैं। अगर किसी शब्द में ये जो व्यंजन दिए होते हैं, व्यंजन वर्ण, ये अगर शब्द समस्त पद में आधे लिखे हुए होते हैं तो वो आधा ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर पूरा लिखा हुआ है जिसमें हलंत नहीं है तो उसके अंदर समझ लेना कि उसके अंदर क्या है, स्वर की मिलावट है। तो यहाँ पर मैं शब्द में आ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आ प्लस तय है यहाँ पर, तो तय के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, आ। और जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो बिना हलंत के किसी भी चीज़ को नहीं लिख सकते हैं, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा बन गया माता। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं वर्ण संयोजनम। ये देखिए मैं करके बताती हूँ। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, मतलब कि वर्णों का संयोजन करके पदों को लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, च ए से ए क ए है, चषक है, तो ये चषक है शब्द बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा से, और औ की मात्रा है तो यहाँ पर औ की मात्रा हो जाएगी। च है तो ये हमारा च हो जाएगा। ई छोटी है तो छोटी ई पहले आती है। इसके बाद क है और ए है, क में हलंत है और ये जो ए है ये क के अंदर मिल जाएगा और ये इस प्रकार से विसर्ग लग जाएगी और ये हमारा सोचिक है शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोचिक है। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है शूनकऊ, क्या बनेगा ये, शूनकऊ। तो यहाँ पर मैं शूनकऊ बना के दिखाती हूँ आपको। से, और ये छोटा ऊ है इसलिए मात्रा भी छोटी ही होगी, बड़ी नहीं होगी। न है तो न पूरा हो जाएगा क्योंकि ये ए इसके अंदर मिल जाएगा। और कै औ, कै के बाद औ, दो मात्रा शूनकऊ। इसके बाद है धावत है, ये शब्द क्या बनेगा, ध आधा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आ बाद में है तो धा इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा, धा। व पूरा हो जाएगा और तय भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और विसर्ग लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दावत है।
आगे है क्या है, वृद्धा। वृद्धा किस प्रकार से बनेगा, वह के अंदर री मिल जाएगा तो री इस प्रकार से लिखा जाएगा। मैं थोड़ा हट के लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ वह, यहाँ री नीचे हो जाएगा, इसके द हो जाएगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि द हलंत है, इसके बाद फिर से व्यंजन दिया हुआ है। और ये जो जस्ट नीचे जो व्यंजन आता है ये पूरा व्यंजन होता है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धा। क्या हो जाएगा, वृद्धा। जो व्यंजन पैर पड़े, मतलब जो व्यंजन नीचे होते हैं, चाहे वो रह हो, ये रह लिखा जाता है ये हो, चाहे फिर इसके अंदर ये लिखा जाता है चाहे ये हो, या कोई भी अक्षर किसी व्यंजन वर्ण के नीचे लिखा हुआ होता है तो वो नीचे वाला अक्षर क्या होता है, पूरा अक्षर होता है, और ऊपर वाला अक्षर क्या होता है, आधा अक्षर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बन जाएगा वृद्धा। क्या बन जाएगा, वृद्धा। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, गायंती। ग में आ जोड़ा गा, य में ए जोड़ा य, न तय। न क्या हो जाएगा, न के बाद कोई स्वर नहीं है इसलिए न आधा होगा, तय हो जाएगा हमारा, और ई की मात्रा छोटी है तो ई की मात्रा हमारी यहाँ पर लग जाएगी और शब्द बन जाएगा गायंती। यहाँ पर शिव्यति शब्द दिया हुआ है, हम ये सभी सोल्व करके नहीं देखेंगे, मैं एक करवा देती हूँ। शिव्यति कैसे बनेगा, स हलंत होगा क्योंकि इसके अंदर ई जुड़ी हुई है, ई कौन सी है, बड़ी है, तो यहाँ पर ई हमारी हो जाएगी बड़ी ई, प्लस में वह कैसा है, हलंत है, इसलिए वह हलंत हो जाएगा। और इसके बाद कोई स्वर नहीं है क्योंकि वह आधा है, आप देख सकते हैं समस्त पद में वह आधा दिया हुआ है। इसके बाद है यह के बाद में यह हमारा हो जाएगा हलंत, और ए क्योंकि यह पूरा दिया हुआ है, प्लस में तय हलंत हो जाएगा, और छोटी ई की मात्रा है इसलिए ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। तो शिव्यति इस प्रकार से हमारा बनेगा। और वर्णः कुकुरौ मयूरः बालक है। तो यहाँ पर आपको अगर समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बालक है शब्द जो है इसका विग्रह करके अर्थात विच्छेद करके दिखाओगे, जैसे मैंने ये किया है शिव्यति शब्द को। इसी प्रकार आपको बालक है शब्द को कमेंट में अवश्य बताना है कि किस प्रकार से इसका विग्रह होगा, अगर आपको समझ में आया है तो। अब आता है हमारा पंचम पाठ है जो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया पहले भी कि हम सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक उठा रहे हैं जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। और इसमें भी ये जो हमारा पांचवा पाठ है वृक्षाः, इसमें भी क्या करना है, क्या याद रखना है। तो यहाँ पर हमें इनका मीनिंग समझने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, ये जो लाइन है ये किसके द्वारा, मतलब ये जो पूरी कविता या श्लोक या कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, ये जिसने भी लिखी है इसका नाम क्या है, तो ये सिर्फ हमसे पूछा जा सकता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, डॉक्टर हर्षदेव माधव के द्वारा ये लिखा गया है। हमसे प्रश्न में किस प्रकार पूछा जाएगा, प्रश्न में पूछा जाएगा कि वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वने वने निवसन्तो वृक्षाः, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर हर्षदेव माधव के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ इस पाठ में इसीलिए मैंने ये उठाया है कि सिर्फ यही पूछा जाएगा और कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कुछ याद नहीं करना है। अब हमारा आता है आठवां पाठ सुक्ति स्तबक है। सुक्ति क्या होता है, सुक्ति का मीनिंग होता है सुंदर उक्ति। क्या है सुक्ति का मीनिंग, सु प्लस उक्ति। इसमें संधि कौन सी हो गई है, इसमें संधि हो गई है उ, और उ को मिला करके दीर्घ उ बन गया है। दीर्घ उ बनना क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। अगर हमसे पूछ लिया जाए सुक्ति शब्द में कौन सी संधि है तो वो हमारी हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। तो ये हमें याद रखना है। अब मैं बताती हूँ कि सुक्ति का मीनिंग क्या होता है। सुक्ति का मीनिंग होता है सुंदर उक्ति, अर्थात जिसके द्वारा, उक्ति का मतलब होता है कहना या कहा गया, कि सुंदर उक्ति अर्थात जो सुंदर लाइन या सुंदर पंक्ति कही गई है उसको ही सुक्ति बोलते हैं। और स्तबकः क्या होता है, स्तबकः होता है गुच्छा। जिस प्रकार हमारे पास चाबियों का गुच्छा होता है, गुच्छा, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, इसका पाठ का मीनिंग सुक्तियों का गुच्छा, अर्थात एक पाठ के अंदर बहुत सारी सुक्तियाँ दी गई है, 4-5, तो यहाँ पर सुक्तियों का गुच्छा, इसलिए इसका मीनिंग लिया गया है। तो यहाँ पर हमारी पहली सुक्ति आती है, वो हम देखते हैं एक एक करके। चलिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। क्या कहा गया है कि उद्यमेन ही, उद्यमेन अर्थात परिश्रम के द्वारा ही। उद्यमेन यहाँ पर क्या है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जैसे रामेण, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है।
ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि व्याकरण भी हमसे पूछी जा सकती है। इसलिए तृतीया विभक्ति का एक वचन है हमारा ये उद्यमेन शब्द। तो यहाँ पर क्या है, उद्यमेन का मीनिंग क्या है कि परिश्रम के द्वारा। तृतीया विभक्ति का मीनिंग ही क्या होता है, कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है से या के द्वारा। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा, परिश्रम के द्वारा ही निश्चय ही सिद्ध्यंति, सिद्ध किया जाता है कार्याणि, कार्यों को कैसे सिद्ध किया जाता है, परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा कार्यों को सिद्ध किया जाता है। अर्थात आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को आप मेहनत के द्वारा ही उस काम को सफल कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। न मनोरथ ही, मनोरथ ही क्या होता है, मनोरथ ही होता है कल्पनाओं के द्वारा या इच्छाओं के द्वारा नहीं, इच्छाओं के द्वारा नहीं किया जा सकता, इच्छाओं के द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसा इसमें कहा गया है। क्या नहीं किया जा सकता कि जो हम किसी कार्य को अगर हम कर रहे हैं तो उस कार्य को मेहनत करके या परिश्रम करके ही उसको सफल बना सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मन में कल्पना कर ली कि मैं इस कार्य को इस प्रकार से करूँगी और उस पर कोई कार्य कर ही नहीं रही हूँ, मेहनत नहीं कर रही हूँ, तो ये क्या होगा कि इससे जो है हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। पहली पंक्ति में इस प्रकार से इसका मीनिंग कहा गया है। इसके बाद है दूसरी लाइन कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। न ही से क्या है यहाँ पर, सुप्तस्य, अर्थात यहाँ पर सुप्तस्य में कौन सी, ये मैं हटा रही हूँ, आपने लिख लिया होगा। सुप्तस्य में कौन सी विभक्ति है, सुप्तस्य में है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। और इसी प्रकार सिंहस्य में भी षष्ठी का एक वचन है। प्रविशन्ति क्या है, प्रविशन्ति में विष धातु है, प्र उपसर्ग विष धातु और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन। मुखे क्या है, मुखे है हमारा सप्तमी का एक वचन। यहाँ पर पहले व्याकरण समझ लीजिए कि सुप्तस्य शब्द क्या है, सुप्तस्य शब्द है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। इसी प्रकार से सिंहस्य शब्द भी षष्ठी का एक वचन है। प्रविशन्ति क्या है, प्र उपसर्ग है, विष धातु है, विष धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन। मुखे हो जाएगा हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन और मृगाः हो जाएगा हमारा, मृगा हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, मृगाः शब्द हमारा हो जाएगा। तो ये व्याकरण है। और मनोरथ ही शब्द तृतीया का बहुवचन है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर आप सभी को इसकी ग्रामर समझ में आ गई होगी। अब मैं बताती हूँ कि सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए, सुप्तस्य अर्थात सोए हुए, सिंहस्य शेर के, सोए हुए शेर के, मुखे मुख में, सप्तमी विभक्ति है तो इसलिए मुख में, मृगाः, मृगाः अर्थात हिरण, न प्रविशन्ति, न नहीं प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। क्या कहा गया है इसके अंदर कि अगर कोई शेर है वो सो रहा है, क्या है कि अगर कोई शेर है अगर वो सो रहा है, सिंह जो है अगर वो सो रहा है तो जो हिरण है वो स्वयं उसके पास में आकर के उसके मुंह में प्रवेश नहीं करेगा। शेर को खुद शिकार पर जाना पड़ेगा, खुद को, शेर को खुद शिकारी ढूंढना पड़ेगा और उसको पकड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए इस सूक्ति में यही कहा गया है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसके लिए परिश्रम करो, क्योंकि कल्पना करने से या मनोरथ करने से, इच्छाएँ करने से कोई भी कार्य नहीं होता है, ऐसा ही इसमें कहा गया है। आगे है दूसरी सूक्ति हमारी, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। क्या कहा गया है कि पुस्तके, पुस्तके यहाँ पर क्या है, सप्तमी का एक वचन, जैसे रामे शब्द बनता है, रामे सप्तमी का एक वचन में, इसी प्रकार पुस्तके, पुस्तक में पठितः पढ़ा गया, तय प्रत्यय है इसके अंदर, क्या है, तय प्रत्यय है, पठित में पठ प्लस तय, पठ प्लस तय, इसमें इट का आगम होकर के ई बनता है तो पठित है शब्द बन गया है इसके अंदर। पठित है क्या है, पठित अर्थात पढ़ा गया, पढ़ा गया। पाठ है, पाठ या फिर कोई भी लेसन पाठ जिसको हम बोलते हैं। जीवनी नैव साधित, जीवनी अर्थात जीवन में, यहाँ पर भी जीवनी शब्द में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी की, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, न एव, न धन एव। यहाँ पर संधि कौन सी हो गई है, नैव में, नैव शब्द में संधि हो गई है हमारी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो गई है, न धन एव वृद्धि संधि। साधित है, साधित है में कौन सा प्रत्यय है, तय प्रत्यय है, जीवन में नहीं साधा है। अर्थात क्या कहा गया है पहली लाइन में
कि जो पाठ हमने पुस्तक में पढ़ा है अगर उस पाठ को हमने जीवन में नहीं उतारा है, मतलब कि जैसे अभी मैं आपको सुक्ति का मीनिंग बता रही हूँ कि इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, हमें सिर्फ कल्पना नहीं करनी चाहिए। और ये सिर्फ आपने बात सुन ली और आपने उस चीज़ को जीवन में नहीं उतारा, आप फिर से वही कार्य कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ आप कल्पना कर रहे हो कि मैं ये करूँगा और आप कुछ कर नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। तो क्या है कि इसमें यही कहा गया है कि जो पाठ पुस्तक में लिखा गया है उसको सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसको करना ही पड़ता है, जीवन में अपने जीवन में व्यवहार में लाना पड़ता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि पुस्तके पठितः पाठ है, अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवने नहीं साधित है, अर्थात जीवन में नहीं साधित है, साधन मतलब व्यवहार में नहीं लाए हो आप, कि आपने जो पाठ पुस्तक में पढ़ा है अगर आपने अभी तक वो पाठ जीवन में नहीं उतारा है, अपने जीवन में व्यवहार में नहीं लेकर आए हो। किम भवेत तेन पाठेत, किम अर्थात क्या भवेत होगा, तेन उस पाठेन पाठ के द्वारा, क्या होगा उस पाठ के द्वारा, जीवने यो न सार्थक है, जिस यो जो न सार्थक है जीवने, जीवन को ही सार्थक नहीं बना पा रहा है। मतलब कि हमें उस पुस्तक से पाठ पढ़ने का कोई लाभ नहीं होगा अगर हमारा जीवन ही सार्थक नहीं है। क्या नहीं है? सार्थक नहीं है। यहाँ पर तेन पाठेन, इसमें क्या है? तृतीया विभक्ति का एक वचन यूज किया गया है, स तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तेभ्य है। तो इस प्रकार से तेन पुल्लिंग का शब्द है। जीवने सप्तमी का एक वचन है, यह यऊ ये, याम यऊ या, येन याभ्याम यही। इस प्रकार ये यो शब्द भी बनता है। यह शब्द है मूल रूप से, और इसको क्या हो गया है? विसर्ग को ओ हो गया है, इसलिए यहाँ पर यो शब्द बन गया है। आई होप आपको ये सुक्ति समझ में आई होगी। मैं एक बार इसका कंक्लूजन करवा देती हूँ कि हमने जो पाठ पुस्तक में पढ़ा है अगर उसको जीवन में नहीं उतारा है तो उस पाठ का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो पाठ हमारे जीवन को ही सार्थक नहीं बना रहा है उस पाठ को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। आगे है हमारी तीसरी सुक्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। अर्थात प्रिय वाक्य को प्रदान करने के लिए, क्या है? प्रिय वाक्य को प्रदान करने के लिए, प्रदानेन से यहाँ पर क्या है? प्रदानेन अर्थात तृतीया विभक्ति का एक वचन इसके अंदर है, जैसे तेन, रामेण, इसी प्रकार से प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य को प्रदान करने से ही, मतलब प्रिय वाक्य बोलने से ही सर्वे सभी, सर्वे क्या है यहाँ पर? सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्ति क्या है यहाँ पर? संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, खुश होना। तो संतुष्ट होते हैं। जन्तवः अर्थात प्राणी या मनुष्य, प्राणी में सभी जीव जंतु आ जाते हैं जो सांस को धारण करते हैं, मतलब जो सांस धारण करते हैं, जो प्राणधारी है, इसमें सभी जीव जंतु आ जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रिय वाक्य को बोलने से सभी जो है मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, ये सभी जो है संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए तस्मात् का यहाँ पर क्या है? इसलिए तस्मात् से क्या है यहाँ पर? इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रियम अर्थात प्रिय वचन ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता, वचने का दृढ़ता से अभिप्राय है कि वचने अर्थात बोलने में, यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, तो वचने अर्थात बोलने में का दृढ़ता, क्या दृढ़ता है कि किस प्रकार की दृढ़ता, मतलब कि हम मीठा क्यों नहीं बोल सकते हैं? हमें बोलने में क्या ही कोई हमारा पैसा थोड़ी लगता है जब हम अगर किसी व्यक्ति से मीठी बातें करते हैं, मीठा बोलते हैं, कड़वा नहीं बोलते हैं, प्यार से बातें करते हैं। तो क्या होगा कि इससे हमारा कोई बोलने में दरिद्रता थोड़ी आ जाएगी। इसलिए सभी व्यक्तियों से प्रिय वाक्य बोल करके ही बातें करनी चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए, किसी को गाली गलौच नहीं देनी चाहिए, किसी से कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा इस सूक्ति में कहा गया है। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतानि अपि अगच्छन वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। यहाँ पर क्या कहा गया है कि गच्छन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है गच्छन। कि जाती हुई पिपीली को क्या होता है? जिसको हम चींटी बोलते हैं, क्या होता है? चींटी। चींटी से नहीं समझते हो तो हमारे हरियाणा में तो इसको कीड़ी बोला जाता है। कीड़ी क्या बोला जाता है? कीड़ी। चींटी जो ब्लैक कलर की बिल्कुल छोटी सी होती है, ब्लैक कलर की बिल्कुल छोटी सी होती है। कि गच्छन पिपीली को याति, गच्छन अर्थात जाती हुई चींटी, चींटी भी, कि चींटी जाती हुई भी, योजना नाम क्या होता है यहाँ पर? कि शतानी अपी क्या है? सैकड़ों योजन से भी आगे तक चली जाती है। योजना नाम क्या होता है? एक दूरी का मापन होता है, जैसे अभी हम आज के दिन में किलोमीटर बोलते हैं, इसी प्रकार पहले योजन बोला जाता था योजन। तो यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं कि किलोमीटर तक चली जाती है, तो इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि
चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन तक चली जाती है, लेकिन अगच्छन् न चलता हुआ वेन्तेयो क्या होता है? वेन्तेयो होता है गरुड़। गरुड़ आप सभी जानते ही होंगे। गरुड़ अपि गरुड़ भी पदम एकम न गच्छति, नहीं चलता हुआ गरुड़ भी एक पद भी, एक पैर भी आगे नहीं चल पाता है। क्या कहा गया है? मान लीजिए जैसे हम इसकी कल्पना इससे कर लेते हैं कि कोई शेर है। क्या है? कोई शेर है, वो तेज़ दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ता है शेर जो है वो। और जो चींटी होती है, जो हमारी चींटी होती है, वो धीरे 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 चलती रहती है, लेकिन वो चलती चलती क्या है? सैकड़ों योजन तक पहुंच जाती है। लेकिन जो शेर है वो क्या है? वो यहीं पर बैठा रहता है, स्थिर रहता है और कहीं नहीं चलता है। तो इसमें इसी प्रकार बताया गया है कि अगर चींटी चलने का प्रयत्न कर रही है तो वो चलती चलती सैकड़ों योजन तक पहुँच जाती है, लेकिन नहीं चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं चल पाता है। जैसे आप सभी ने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, सेम वही इसमें कहा गया है। इसलिए इसमें हमें यही शिक्षा दी गई है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर हम कुछ ही नहीं करेंगे तो हम क्या ही कुछ कर पाएंगे। आगे है 5वां जो हमारा सूक्ति दिया हुआ है वो है काक है कृष्ण है पिक है कृष्ण है को भेद है पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काक है पिक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है कि काक है कृष्ण है। काक कृष्ण है, यहाँ पर क्या है? काला। कृष्ण का कलर काला माना जाता है, इसलिए यहाँ पर भी कृष्ण का मीनिंग भी काला ही हो गया है कि काक है। काक है क्या होता है? कौआ। कौआ काला है। पिक है कृष्ण है। पिक है क्या है? कोयल भी काली है। पिक है क्या है? कि कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। कृष्ण है मतलब पिक है कृष्ण है, कोयल भी काली है। को भेद है, क्या भेद है इन दोनों में? क्या भेद है इन दोनों में? पिक काकयो, पिक अर्थात कोयल, काकयो अर्थात कौए में, कि कौआ भी काला होता है और जो कोयल है वो भी काली होती है। फिर इन दोनों में भेद क्या है? फिर आगे बताया गया है इन दोनों में भेद क्या है। वसंत समये प्राप्ते काक है। वसंत समये प्राप्ते काक है। वसंत समय में जब कोयल अपनी मधुर ध्वनि निकालती है, वसंत समय में जब कोयल अपनी मधुर ध्वनि निकालती है तभी पता चलता है कि काका ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। अर्थात कौए की जो ध्वनि होती है वो बिल्कुल कर्कश ध्वनि होती है और जो कोयल की ध्वनि होती है वो बिल्कुल मधुर ध्वनि होती है। इसलिए इसमें कहा गया है कि जब वसंत का समय होता है तभी हमें पता चलता है कि कौन कौआ है और कौन कोयल है। और वैसे ये दोनों सेम ही होते हैं, इनका भेद ऐसे नहीं पता लगता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को गुण से ही पहचाना जाता है। वैसे इस दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे जीव जंतु सेम है, सभी व्यक्ति समान है, सभी के कलर भी समान हो सकते हैं, रंग समान हो सकते हैं, लेकिन उनका जो गुण है वो समान नहीं होता है। उनका गुण ही परखा जाता है, तभी पता चलता है। आगे हमारा सीधा आता है द्वादश पाठ। बीच में कोई भी पाठ इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें भी हमें कुछ और याद नहीं करना है। इसमें भी हमें जैसे वृक्षा पाठ में याद रखा था वैसे हमसे ये दे दिया जाएगा कि राघव माधव शीते ललिते विमान यानम रचयाम नीले गगने विपुले विमूले वायु विहारम करवामा। इसमें से ये सूक्ति उठा करके, ये लाइन उठा करके दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर विश्वास के द्वारा लिखा गया है। इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने का कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कृपया करके आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।